नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। जैसे कि आप जानते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएशन लेवल के लिए हमने पीवाईक्यू सीरीज का जो है वो शुभारंभ किया हुआ है। इसके अंदर जो है हम टोटल 125 शिफ्ट जो है आपको यहाँ पे करवाने वाले हैं। ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो शिफ्ट हम करवा रहे हैं ये 2019 में इसका नोटिफिकेशन आया था एनटीपीसी का, और इसका जो एग्ज़ाम है 2020-21 में लिया गया था। उन्हीं शिफ्टों को जो है हम यहाँ पे आपको करवा रहे हैं। आज जो है हम पार्ट 16 करने वाले हैं, यानी कि 16वां भाग आज हम करने वाले हैं। इससे पहले जो है 15 भाग आ चुके हैं, तो अगर आपने उन 15 भाग्स को नहीं देखा है तो डेफिनेटली आपको वो 15 पार्ट्स जो है वो देखने चाहिए। काफ़ी सारा स्टैटिक जीके और जो है करंट से रिलेटेड भी डाटा उसके अंदर बताया गया है। आज जो है हम पार्ट 16 डिस्कस करने वाले हैं। इसकी पीडीएफ अगर आप चाहते हैं बिल्कुल फ्री में, इन 125 जो क्वेश्चन पेपर हैं इनकी पीडीएफ अगर फ्री में चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जो है आप इनकी पीडीएफ बिल्कुल फ्री में जो है पा सकते हैं और अपनी तैयारी खुद से भी आकलन कर सकते हैं। एक बार आप इस वीडियो को देखिएगा और दूसरी बार जो है उस पीडीएफ को खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा कि कितने आप जो है 40 क्वेश्चनों में से अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो पीडीएफ आपको वहां से मिल जाएगी। और इस वीडियो को जो है रोज रात 8 बजे ये वीडियो आ जाती है, रोज रात को 8 बजे। ठीक है, तो रोज रात को 8 बजे ये वीडियो आ जाती है। 40 से 50 मिनट का ये वीडियो होता है, तो एक दिन में 40 से 50 मिनट देना कोई ज़्यादा वो नहीं है कि भाई आप ना दे पाए। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, CBT 1 क्लियर करना है, तो ये PYQ क्वेश्चन की जो सीरीज है उसको देखना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए आज के वीडियो सेशन की हम शुरुआत कर लेते हैं। कोई भी अगर आपका डाउट है, क्वेरी है या कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, तो 28 और 8 हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, 28 राज्य हैं भारत के अंदर, और जो है केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, 28 और 8 ढूंढिएगा। सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अब कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश है वो भी मैं आपको जो है बता देता हूँ। पहले नंबर पर आएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। एक सेकेंड। ठीक है, पहले नंबर पर आ जाएगा अंडमान निकोबार। दूसरे नंबर पर आ जाएगा चंडीगढ़। ठीक है, तीसरे नंबर पर आ जाएगा दादरा और नगर हवेली। और दमन दीव। ठीक है, फोर्थ नंबर पर आ जाएगा दिल्ली। फिफ्थ नंबर पर आ जाएगा जम्मू और कश्मीर। सिक्स्थ नंबर पर आ जाएगा लद्दाख। सेवंथ नंबर पर आ जाएगा लक्षद्वीप। और 8th नंबर पर आ जाएगा पुदुचेरी। ठीक है, ये जो है 8th हमारे केंद्र शासित प्रदेश थे जिनको मैंने बता दिया है। इनके जो हैं 28 राज्य तो यहाँ पे लिखने संभव नहीं होंगे, वो आपको पता भी होगा। इनके जो है मैं मेन राजधानी बता देता हूँ। अंडमान निकोबार की हो जाएगी पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार की हो जाएगी पोर्ट ब्लेयर। चंडीगढ़ खुद एक राजधानी है। किस किस की राजधानी है? पंजाब और हरियाणा की राजधानी है ये। ठीक है, चंडीगढ़ किसकी राजधानी है? पंजाब और हरियाणा की राजधानी है। उसके बाद दादरा और नगर हवेली दमन दीव की राजधानी दमन हो जाएगा।
दिल्ली भारत की राजधानी है, ठीक है। स्टार्टिंग में ये कहाँ पर बनाई गई थी, कोलकाता होती, स्टार्टिंग में जो है राजधानी कोलकाता होती थी। 1911 में इसको जो है स्थानांतरित कर दिया गया था दिल्ली के अंदर, ठीक है, दिल्ली। उसके बाद जम्मू और कश्मीर की राजधानी दो हो जाएंगी, ग्रीष्मकालीन में श्रीनगर और शीतकालीन में जम्मू। समर में कौन सी हो जाएगी, समर में हो जाएगी श्रीनगर, और विंटर में क्या हो जाएगा, विंटर में हो जाएगी जम्मू, ठीक है, ये हो जाएगा। लद्दाख की राजधानी क्या हो जाएगी, लद्दाख की लेह हो जाएगी। लक्षद्वीप की क्या हो जाएगी, लक्ष की कावारत्ती हो जाएगी, कावारत्ती, कावारत्ती, ठीक है, कावारत्ती हो जाएगी। उसके बाद ठीक है, पुदुचेरी की पुदुचेरी ही रहेगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूटी बता दिए हैं, यूनियन टेरिटरी, और इनकी राजधानी भी बता दी है। तो ये राजधानी भी आप इनकी याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया, भारत सरकार द्वारा किस ग्रामीण आवास योजना को पुनः संचालित करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना को जो है गठन किया गया था। तो कौन सी ऐसी भारत की ग्रामीण आवास योजना थी जिसको पुनः संचालित करके जो है ग्रामीण आवास योजना का जो है गठन किया गया था, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का गठन किया गया था। राइट ऑप्शन हो जाएगा इंदिरा आवास योजना। तो इंदिरा आवास योजना को जो है पुनः संचालित करके जो है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का गठन किया गया था। और ये जो कब इस योजना का गठन किया गया था, यानी ये जो योजना है कौन सी योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, इसका गठन कब किया गया था, मैं लिख देता हूं, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। तो इसका गठन कब किया गया था, इसका गठन किया गया था 1 अप्रैल 2016 को जो है इसका गठन किया गया था। इंदिरा आवास योजना को पुनर्गठन करके प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया था। और प्रधानमंत्री आवास योजना इसके बाद आप क्या याद रखेंगे, इसके बाद आप याद रखेंगे प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना। इसको कब लॉन्च किया गया था, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना को जो है जून 2015 में इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है, जून 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। उसके बाद आप क्या याद रखेंगे, उसके बाद आप याद रखेंगे इंदिरा आवास योजना, क्योंकि इसी इंदिरा आवास योजना को जो पुनः संचालित करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का जो है गठन किया गया था। इसके बाद आप याद रखेंगे इंदिरा आवास योजना। तो ये इंदिरा आवास योजना कब शुरू की गई थी, तो ये 1985 में शुरू की गई थी, ठीक है, 1985 में शुरू की गई थी। उसके बाद क्या याद रख सकते हैं, दीनदयाल अंत्योदय जो है ये योजना, क्वेश्चन नंबर मतलब फर्स्ट नंबर पे जो है दीनदयाल अंत्योदय योजना, ये कब शुरू की गई थी, तो ये जो दीनदयाल अंत्योदय योजना है ये 1 अप्रैल 2013 को शुरू की गई थी। 1 अप्रैल 2013, कहाँ पे लिखूँ, यहीं के आगे लिख देता हूँ, 1 अप्रैल 2013, 1 अप्रैल ठीक है, 1 अप्रैल 2013 को जो है दीनदयाल अंत्योदय योजना की शुरुआत की गई थी। उसके बाद क्या कौन सी योजना है, ये है जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। तो जवाहर ग्राम समृद्धि योजना को कब लॉन्च किया गया था, 1 अप्रैल 1999 को जो है इसको लॉन्च किया गया था। उसके बाद राजीव गांधी आवास योजना के बारे में भी जान लीजिएगा। तो राजीव गांधी आवास योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो ये की गई थी जून 2011 के अंदर, ठीक है। ये सभी योजनाओं की जो है मैंने डेट्स बता दी है, इन डेट्स को जो है आप जरूर याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पर।
क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया भारत में कितने संगठन संयुक्त राष्ट्र के अंग है। तो संयुक्त राष्ट्र सबसे पहले आप याद रखना, पिछली प्रीवियस वीडियो के अंदर मैं हर बार आपको बताता आया हूं संयुक्त राष्ट्र के बारे में, आपको जो है याद हो जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र की जो स्थापना है वो कहां पर हुई थी। तो संयुक्त राष्ट्र की जो स्थापना है ये हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और जो इसका मुख्यालय है वो कहाँ पर हो जाएगा। तो इसका मुख्यालय जो है ये न्यूयॉर्क के अंदर हो जाएगा। न्यूयॉर्क ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है इसका मुख्यालय, माफ़ कीजिएगा, न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर इसका मुख्यालय हो जाएगा। मैंने ऑस्ट्रेलिया बता दिया, कोई बात नहीं। ऑस्ट्रेलिया से आप क्या याद रख पाएंगे, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी याद रख लेना। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या हो जाएगी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी हो जाएगी कैनबरा, ठीक है, ये याद रख सकते हैं आप। उसके बाद आपको क्या याद रखना है, कितने संगठन जो है भारत के अंदर संयुक्त राष्ट्र के अंग हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये जो 26 अंग हैं ये संयुक्त राष्ट्र के अंग हैं भारत के अंदर। 26 नंबर ऑफ जो अंग है वो संयुक्त राष्ट्र के भारत के अंदर अवस्थित हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिन की सुविधा कौन प्रदान करता है। एक चीज और आप याद रखना, इसमें संयुक्त राष्ट्र में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना तो आपको पता चल गई 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन आप इसके चार्टर के बारे में भी याद रखिएगा। जो संयुक्त राष्ट्र का चार्टर था, संयुक्त राष्ट्र का जो चार्टर था, इस पर जो हस्ताक्षर थे वो कब किए गए थे। तो 50 देशों ने जो है संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर जो है 26 जून 1945, ये डेट याद रखना, 26 जून 1945, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर जो है 50 देशों ने जो है हस्ताक्षर किए थे। कब किए थे, देशों ने कब किए थे, तो ये किए थे जून 1945 में जो है इन्होंने हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, कंप्यूटर से रिलेटेड है। कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिन की सुविधा कौन प्रदान करता है। तो ये टेलनेट जो है ये सुविधा प्रदान करता है। HTTP से आप क्या याद रख सकते हैं, HTTP की फुल फॉर्म याद रखना, कंप्यूटर से जो है फुल फॉर्म ज़्यादा पूछी जाती है, तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP की क्या फुल फॉर्म हो जाएगी, ये हो जाएगी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है। टेलनेट की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, तो टेलनेट की जो फुल फॉर्म है ये हो जाएगी टेली टाइप नेटवर्क। टेली टाइप नेटवर्क, ठीक है, ये फुल फॉर्म भी जो है आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है भारत के त्रिचरण नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम की स्थापना जो है किसने की थी। सबसे पहले आप डॉक्टर होमी भाभा को आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 5 का जो है राइट ऑप्शन भी जो है ए हो जाएगा। भारत के जो नाभिकीय शक्ति का कार्यक्रम की स्थापना है ये किसने की थी, डॉक्टर होमी भाभा जहांगीर ने की थी। और ये जो है परमाणु कार्यक्रम के जनक भी माने जाते हैं। परमाणु कार्यक्रम के जनक, ठीक है, भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में भी जो है इनको जाना जाता है। भारत में पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था, पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था, अप्सरा था। अप्सरा था। कब हुई थी इसकी स्थापना, तो 1956 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। ये चीज आप याद रखेंगे। और यह रिएक्टर जो है मुंबई के ट्राम्बे में स्थित भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में जो है बनाया गया था। और परमाणु ऊर्जा के माध्यम से बिजली बनाने का काम कब शुरू हुआ था, ये लाइन भी आपको जो है बेहद इंपॉर्टेंट याद रखनी है। परमाणु ऊर्जा के माध्यम से, मैं लिख देता हूं, परमाणु ऊर्जा के माध्यम से बिजली बनाने का काम कब शुरू हुआ, काम शुरू हुआ तो ये 1969 में हो गया था भाई। काम शुरू हुआ तो ये कब हुआ था, अक्टूबर
1969 में, अक्टूबर 1969 में जो है ये दोनों लाइनें जो है आप बहुत इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। उसके बाद जो है भाभा परमाणु होमी जहांगीर बाबा की बात हुई है, तो इनके बारे में भी आपको जान लेना चाहिए। सबसे पहले आप याद रखेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, बार्क करके याद रखेंगे, BARC, बार्क। बार्क की स्थापना भी जो है ये होमी जहांगीर बाबा के द्वारा की गई थी, ठीक है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना जो है कब की गई थी, तो ये 1954 में की गई थी। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, ठीक है, केंद्र, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1954 के अंदर हुई थी, ठीक है। 1954 में जो है इसकी स्थापना हुई थी, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की जो स्थापना है 1954 में होगी थी। उसके बाद एक और इंस्टीट्यूट की आप याद रखेंगे, टाटा इंस्टीट्यूट फॉर फंडामेंटल रिसर्च, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो टाटा इंस्टीट्यूट फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना हुई थी 1945 में, ठीक है। ये दोनों चीज़ें भी आप याद रखेंगे। अब इनके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा, डॉक्टर होमी भाभा जहांगीर के बारे में, क्योंकि ही इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ आवर कंट्री, क्योंकि ये परमाणु जनक है। परमाणु की जो शुरुआत थी वो भारत में इन्हीं के द्वारा की गई थी। तो इनका जन्म कब हुआ था, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जन्म, यहाँ से आप देख सकते हैं जो होमी भाभा जहांगीर थे, इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था अक्टूबर 1909 में, ठीक है। अक्टूबर 1909 में इनका जन्म हुआ था। और इनके पिता का क्या नाम था, पिता का नाम था जहांगीर, ठीक है। पिता का नाम जो है ये हो जाएगा जहांगीर, और माता का नाम क्या था, मेहराबाई, माता का नाम था मेहराबाई, ठीक है। तो इनकी माता का नाम था मेहराबाई, भाभा था। और उसके बाद जो है 24 जनवरी 1966 को जो है इनकी मृत्यु हो गई थी, ये भी आप याद रखेंगे। मृत्यु कब हुई थी, 1966 में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी, विमान दुर्घटना में जो है इनकी 1966 में मृत्यु हो गई थी। ये चीज़ें जो है आप इनके बारे में जरूर याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद एक और ऊपर नाम दिया गया है, डॉक्टर विक्रम साराभाई। ये जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, डॉक्टर विक्रम साराभाई, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पर्सन थे हमारे, और इनको भी जो है जनक माना जाता है भारत में। किसका जनक माना जाता है, तो डॉक्टर विक्रम साराभाई को जो है भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रमों का जनक माना जाता है। ये भी मैं लिख देता हूँ, जगह तो नहीं है बट कोई बात नहीं, लिख देता हूँ मैं। तो ये जो डॉक्टर विक्रम साराभाई है, यहाँ पे लिख देता हूँ, डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारत का, ठीक है, भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रमों का जनक माना जाता है। और इन्होंने एक की स्थापना भी की थी, किसकी स्थापना की थी इन्होंने, इसरो की स्थापना की थी इन्होंने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुई थी, 15 अगस्त 1969 को जो है ये इसरो की स्थापना इनके द्वारा की गई थी, ठीक है। उसके बाद कुछ और स्थापना भी आप याद रख सकते हैं, जैसे DRDO की स्थापना आप याद रख सकते हैं। DRDO की जो स्थापना है ये कब हुई थी, तो DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी। उसके बाद एक और आप याद रखेंगे, CSIR की स्थापना कब हुई थी, 1942 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। इनकी जो फुल फॉर्म है, DRDO की फुल फॉर्म, CSIR की फुल फॉर्म मैं प्रीवियस वीडियो के अंदर बता चुका हूं, प्लीज़ इसलिए आपको प्रीवियस वीडियो देखनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 में बोला गया है, 2018 में जकार्ता में आयोजित एशियाई खेलों में किस देश ने प्रथम स्थान जो है
प्रथम स्थान प्राप्त किया था। तो 2018 में जो है जकार्ता में जो है एशियाई खेल आयोजित किए गए थे। इनमें जो है किसने प्रथम स्थान जो है प्राप्त किया था? क्वेश्चन नंबर 6 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चीन के द्वारा जो है प्रथम स्थान ये हासिल किया गया था। एशियाई खेलों की शुरुआत कब हुई थी? 1951 में नई दिल्ली में इनकी शुरुआत हुई थी। मैं लिख देता हूं एशियाई खेलों की शुरुआत कब हुई थी? ये एशियाई खेलों की शुरुआत ये हुई थी मार्च 1951 नई दिल्ली। ठीक है, मार्च 1951 में नई दिल्ली में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। और खेल ये जो एशियाई खेल हैं ये 4 साल में आयोजित किए जाते हैं, 4 साल में जो है आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, ओलंपिक की तरह आयोजित किए जाते हैं। बात ओलंपिक की हुई है तो ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी? 1896 में हुई थी। ठीक है, उसके बाद आप क्या याद रख सकते हैं? भारत की राजधानी नई दिल्ली हो जाएगी। ऊपर बता चुका हूं मैं। ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा हो जाएगी, जापान की टोक्यो हो जाएगी, चीन की बीजिंग हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर, महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को लिखे अपने पत्र में कितनी मांगे की थी, जिनमें से कुछ को गांधी इरविन समझौता के रूप में जो है स्वीकार किया गया था। तो कितनी जो है लॉर्ड इरविन को लिखे पत्र में कितनी मांगे जो है महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो 11 जो है इनके द्वारा मांगे की गई थी। अब मैं गांधी जी के बारे में कुछ कुछ बताऊंगा। वैसे तो बहुत सारा गांधी जी के बारे में है, सब कुछ नहीं बताया जा सकता और लिखने में टाइम वेस्ट होएगा। मैं बोल रहा हूं, आराम से आप जो है इसको सुन लीजिएगा। तो महात्मा गांधी जी का जो जन्म है वो सबसे पहले कब हुआ था? जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। 1869 को जो है इनका जन्म हुआ था। 1861 को किसका जन्म हुआ था? कोई बता सकता है? 1861 को ये रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था। ये याद रखना, 1861 को किसका जन्म हुआ था? रविंद्रनाथ टैगोर का जो है जन्म हुआ था। तो महात्मा गांधी का जन्म 1869 के गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। और इनका जो असली नाम था वो क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी इनका जो है नाम था पूरा। और ये दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1893 में ये दक्षिण अफ्रीका गए थे। कब गए थे? 1893 में जो है अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए ये जो है अफ्रीका में गए थे। उसके बाद जो है कितने साल ये अफ्रीका में रहे? 20 साल ये अफ्रीका में रहे थे, याद रखना। 20 साल ये अफ्रीका में रहे थे। और भारत कब लौटे थे? तो भारत जो है ये लौटे थे 1915 में। ठीक है, 9 जनवरी 1915 में जो है ये भारत लौटे थे। इनके राजनीतिक गुरु कौन थे? राजनैतिक गुरु, इनके राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, उसके बाद आप क्या याद रख सकते हैं? इन्होंने जो है जो है आंदोलन भी चलाए थे। कौन कौन से चलाए थे? चंपारण चलाया था। ठीक है, और कौन सा चलाया था? चंपारण चलाया था। खेड़ा आंदोलन चलाया था। खेड़ा आंदोलन चलाया था। और कौन सा चलाया था? अहमदाबाद मिल चलाया था। अहमदाबाद मिल। वैसे तो बहुत सारे चलाए थे, मैं मेन बता देता हूँ। चंपारण कब हुआ था? 1917 में हुआ था। खेड़ा कब हुआ था? 1918 में हुआ था। अहमदाबाद वाला भी 1918 में हुआ था। असहयोग आंदोलन इनके द्वारा चलाया गया था। असहयोग आंदोलन कब चलाया था? 1920 में चलाया था। खत्म कब हुआ था? 1920 में हुआ था। ठीक है, 1920 में जो है इसको ख़त्म किया गया था। क्यों ख़त्म किया गया था? क्योंकि चोरा चोरी कांड की जो है घटना हो गई थी। उसी से जो है दुखी होकर जो है महात्मा गांधी ने इस असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। ठीक है, ये इन्होंने एक अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी। अधिवेशन की अध्यक्षता
कब की थी? तो ये भाई 1924 में इन्होंने की थी। कहाँ पे आयोजित करवाया गया था? बेलगांव के अंदर जो है ये आयोजित करवाया गया था। और भी बहुत सारी जानकारी है, ये इतनी यहाँ पे नहीं बताई जा सकती। 1948 में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है, मतलब इनकी जो है गोली मारकर हत्या कर दी गई थी 30 जनवरी 1948 को, ठीक है। इतनी जानकारी अभी फिलहाल के लिए आप महात्मा गांधी के बारे में याद रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। 8 में क्या कहा गया है? वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट जो डे है ये कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को जो है इसको मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है 1922 में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अभी मैंने यहाँ पे बताया है, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है असहयोग आंदोलन चलाया गया था। 1920 में ये चलाया गया था। और इससे पहले जो है खिलाफत आंदोलन चलाया गया था, ये आप याद रखना, खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन कब चलाया गया था? 1919 में चलाया गया था। और ये तुर्की के जो सुल्तान थे उसको जो है पुनः स्थापित करने के लिए खिलाफत आंदोलन जो है शौकत अली ने यहाँ पे भारत में चलाया था। और इसी को देखते हुए जो महात्मा गांधी थे इन्होंने सोचा कि असहयोग आंदोलन को चलाया जाए, और असहयोग आंदोलन को जो है मुस्लिमों का सहयोग लेने के लिए जो है असहयोग आंदोलन को चलाया गया था। कब चलाया गया था? 1920 के अंदर इसको चलाया गया था, लेकिन 1920 में जो है इसको वापस ले लिया गया था क्योंकि चोरा चोरी कांड की जो है घटना घटित हो गई थी, ठीक है। इतना जानकारी आप इनके बारे में रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तैयब जी थे। तैयब जी ढूंढिएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। बदरुद्दीन तैयब जी जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। थोड़ा सा मैं बता पिछली वीडियोस में मैं जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में बहुत कुछ बता चुका हूं, तो इस बार भी बता देता हूं, कोई बात नहीं, आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि लिखने में जो है टाइम वेस्ट ज़्यादा हो रहा है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी दिसंबर 1885 में, ठीक है। दिसंबर 1885 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। कहां पर हुई थी? बंबई में हुई थी, संस्कृत कॉलेज में, ठीक है। तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई थी। कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72 प्रतिनिधि ने जो है भाग लिया था, प्रतिनिधि, ठीक है। अब बात करें इसके पहले अधिवेशन की, तो पहला जो अधिवेशन था, मतलब बात करें इसके महासचिव कौन थे? तो ए ओ हयूम इसके महासचिव थे। ए ओ हयूम महासचिव। अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी क्या थे? इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो 1886 का जो अधिवेशन था ये कलकत्ता में आयोजित करवाया गया था। और इसकी जो अध्यक्षता थी किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। पहले अधिवेशन मैंने बता दिया, ये 1885 वाला पहला अधिवेशन था। जो इसकी अध्यक्षता की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की गई थी। 1886 का जो अधिवेशन था ये कोलकाता में आयोजित करवाया गया था, और जो इसकी अध्यक्षता थी वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है अध्यक्षता की गई थी। उसके बाद जो 1887 का अधिवेशन था ये कहाँ आयोजित करवाया गया था? तो मद्रास में जो है आयोजित करवाया गया था। और बदरुद्दीन तैयब जी जो कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे उन्हीं के द्वारा जो है अध्यक्षता की गई थी। उसके बाद 1888 का जो अधिवेशन था इलाहाबाद में आयोजित करवाया गया था, और जॉर्ज यूले जो है इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे, और ये प्रथम जो है अंग्रेज अध्यक्ष जो है प्रथम अध्यक्ष बने थे। उसके बाद 1889 वाला जो है अधिवेशन मुंबई में आयोजित करवाया गया था, जिसकी अध्यक्षता विलियम वेडरबर्न ने जो है की थी। इसके बाद आप क्या याद रख सकते हैं? 1890 वाला जो है अधिवेशन आप याद रखेंगे, कलकत्ता में आयोजित करवाया गया था, और फिरोज शाह मेहता के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की गई थी। उसके बाद कुछ और मेंस है जो मैं बता देता हूँ। 1905 वाला अधिवेशन आप याद रखेंगे क्योंकि 1905 में जो है बंगाल के 2 विभाजन कर दिए गए थे, और जो है स्वदेशी आंदोलन भी जो है 1905 में ही यहाँ पे चलाया गया था। भंग विरोध के विरोध में जो है स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। 1905 का जो अधिवेशन था ये बनारस में आयोजित करवाया गया था, और गोपाल कृष्ण गोखले जो है इन्होंने इसके द्वारा अध्यक्षता की गई थी। 1906 का अधिवेशन भी आप याद रखेंगे क्योंकि 1906 में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 1906 में जो है अधिवेशन कोलकाता में आयोजित करवाया गया था, अध्यक्षता जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। 1916 का अधिवेशन भी आप याद रखेंगे, क्यों रखेंगे? क्योंकि 1916 के अधिवेशन में जो है
गरम दल और नरम दल जो है एक बार फिर से एक साथ आ गए थे और 1916 का अधिवेशन जो है लखनऊ में आयोजित करवाया गया था और जो अध्यक्षता है वो एमजी मजूमदार के द्वारा की गई थी। उसके बाद 1917 का अधिवेशन आप क्यों याद रखेंगे, इसलिए याद रखेंगे क्योंकि पहली महिला जो है अध्यक्ष बनी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। तो 1917 का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। और प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो एनी बेसेंट जो है प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। भारतीय महिला अध्यक्ष की बात करूँ तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष की बात की जाए तो ये 1925 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था 1925 का अधिवेशन, कानपुर में हुआ था। और सरोजनी नायडू जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला जो है अध्यक्ष बनी थी। उसके बाद काफ़ी अधिवेशन है, दो और अधिवेशन बताऊंगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आई होप आप थोड़ा सा बोर हो गए होंगे, कोई बात नहीं, सिर्फ दो सुन लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। 1938 और 1939। 1938 और 1939 में लगातार दो बार जो है सुभाष चंद्र बोस को जो है अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन 1939 में जो है उनको जो है इस्तीफा देना पड़ा था अपने अध्यक्ष पद से, क्योंकि जो है इनका मतभेद हो गया था। किससे हो गया था, महात्मा गांधी से इनका मतभेद हो गया था, क्योंकि महात्मा गांधी के जो कैंडिडेट थे उनका नाम था पत्ताभी सीतारामैया, जो इलेक्शन नहीं जीत पाए थे, जिसकी वजह से जो है सुभाष चंद्र बोस का महात्मा गांधी से मतभेद हो गया था और उन्होंने जो है अध्यक्षता को त्याग दिया था। और जो सुभाष चंद्र बोस थे इन्होंने अध्यक्षता त्याग के जो है 1938 में जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की जो है स्थापना की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आई होप आपको ये जानकारी काफ़ी अच्छी लग रही होगी, थोड़ा डिटेल से मैंने बता दिया है, फिर भी आप अपना सजेशन प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करिएगा कि मैं आई होप आपको जो पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा, या फिर इसको जो एक्सप्लेनेशन को है इसको और शॉर्ट कर दिया जाए तो ठीक है। अपने जो सजेशन है वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दिया कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है। ऊपर क्वेश्चन में जो है मैं बता चुका हूँ, परमाणु जनक किसे माना जाता है। तो ये जो परमाणु जनक है ये माना जाता है होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा। और जो ये अंतरिक्ष का जनक किसे माना जाता है, तो ये विक्रम साराभाई को माना जाता है। ठीक है, इन्होंने किसकी स्थापना की थी, इन्होंने इसरो की स्थापना की थी भाई। कब की थी, 15 अगस्त 1969 को। ठीक है, ये चीज़ें भी याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है इनमें से कौन सा देश 2023 में एशिया कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। ठीक है, कौन सा करेगा, भारत, जापान, चीन, दक्षिण कोरिया। ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कतर, लिख लेना भाई यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया, कोई बात नहीं, कतर इसका राइट ऑप्शन होएगा भाई, ये आप याद रखना। वैसे तो ये चाइना में होने वाला था 2023 में एशिया कप फुटबॉल जो टूर्नामेंट था, ये कहाँ पे होने वाला था, चीन के अंदर होने वाला था। लेकिन 2022 के अंदर जो है इसका वेन्यू जो है चेंज करके कहाँ कर दिया गया था, कतर में जो है इसका वेन्यू चेंज करके कर दिया गया था। इतनी जानकारी जो है आप इस क्वेश्चन के बारे में याद रखेंगे। और ये जो 2023 में हुआ था, कौन सा एडिशन हुआ था, 18वां संस्करण हुआ था। ठीक है, संस्करण 18वां संस्करण जो है ये बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद आप क्या याद रखेंगे, एशिया फुटबॉल परिसर, एशिया परिसंघ। एशिया फुटबॉल परिसंघ की स्थापना कब हुई थी, तो एशिया फुटबॉल परिसंघ की स्थापना जो है मई 1954 में हुई थी। मई 1954 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और जो है कतर की राजधानी क्या हो जाएगी, कतर की राजधानी हो जाएगी दोहा। ये चीजें भी आप याद रखेंगे, कतर की राजधानी क्या हो जाएगी, तो दोहा जो है इसकी राजधानी हो जाएगी। बाकी इनकी बताया आपको, भारत की राजधानी दिल्ली हो जाएगी, जापान की टोक्यो, चीन की क्या हो जाएगी, चीन की हो जाएगी बीजिंग, दक्षिण कोरिया की आप मुझे बताना। ठीक है,
दक्षिण कोरिया और साउथ कोरिया दोनों की आप बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया है? 2018 में 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये भाई 2018 वाला 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको याद भी नहीं रखना। आपको क्या याद रखना है? 2024 वाला विश्व हिंदी दिवस और राष्ट्रीय हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस और राष्ट्रीय हिंदी दिवस। इनकी थीम्स वगैरह आप देख लेना 2024 में जो आयोजित करवाए गए थे, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ विश्व हिंदी दिवस जो है ये कब आयोजित करवाया जाता है। तो विश्व हिंदी दिवस जो है ये 10 जनवरी को आयोजित करवाया जाता है, 10 जनवरी। ठीक है, 10 जनवरी को आयोजित करवाया जाता है। शुरुआत कब हुई थी? तो शुरुआत हुई थी 2006 में, ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात करें तो प्रत्येक साल कब मनाया जाता है? ये 14 जनवरी को मनाया जाता है। माफ कीजिएगा, जनवरी बोल दिया, सितंबर आएगा यहाँ पे, 14 सितंबर। सितंबर से याद आया मेरे को, एक सेकंड आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा। सितंबर, कोई मुझे बता सकता है 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? सितंबर को मेरे को बताना चाहिए था, डेट पूछनी चाहिए थी, चल मैं ही बता देता हूँ, कोई बात नहीं। तो कौन सा मनाया जाता है? ओजोन जो है, ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को जो है मनाया जाता है और 14 सितंबर को जो है राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस की शुरुआत कब हुई थी? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस की जो है 1953 को हुई थी, ठीक है, 1953 को जो है इसकी शुरुआत हुई थी। और जो हिंदी भाषा को जो है राजभाषा के रूप में कब अपनाया गया था? तो 14 सितंबर 1949 को, जगह ही नहीं बची, 14 सितंबर 1949 को जो है भारतीय हिंदी भाषा को जो है राजभाषा का दर्जा मिला था। ये डेट भी आप याद रखना भाई, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है 2020 के मानव विकास सूचकांक के अनुसार कौन सा देश दुनिया में पहले स्थान पर है? तो ये 2020 वाला नहीं, आप 2024 वाला याद रख लेना भाई, ठीक है। क्या रहेंगे मुझे नहीं पता, आप अपडेट कर लेना इसको। मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा मानव विकास सूचकांक की जो स्थापना है कब और किसने की थी। तो ये महबूब उल हक थे, महबूब उल हक, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। कब इनके द्वारा जो है स्थापना की गई थी? 1990 में इसकी स्थापना की गई थी। ये कहाँ के थे? पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे, पाकिस्तान के अर्थशास्त्री, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया धनावेशित आयन को क्या कहा जाता है? तो धनावेशित और ऋणायन दो होते हैं ये, तो धनावेशित आयन को जो है क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धनायन और ऋणायन, ठीक है। तो धनावेशित आयन को क्या कहा जाता है? धनायन जो है बोला जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण कब किया था? 1974 में किया था। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये कहाँ किया था? राजस्थान के पोखरण में किया था, राजस्थान के पोखरण में किया था। कोड नेम क्या था? पोखरण में किया था, पोखरण। कोड नेम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा था, कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा जो है इसका नाम था, ठीक है। इतनी जानकारी भी आप इसको याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रोलेट एक्ट की बात हुई है तो रोलेट एक्ट 1919 से रिलेटेड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा, 6 फरवरी 1919, ठीक है। और 6 फरवरी 1919 को पारित किया गया था। रोलेट एक्ट ब्रिटिश भारत सरकार को जो है बिना किसी कारण के किसी को भी गिरफ्तार करने और कैद करने की क्षमता जो है प्रदान किया जाता था। ये रोलेट एक्ट क्या था? तो रोलेट एक्ट था बिना किसी को कारण बताए जो है गिरफ्तार करने और कैद करने की क्षमता जो है ये रोलेट एक्ट प्रदान करता था। रोलेट एक्ट सत्याग्रह की स्थापना की गई थी, तो रोलेट एक्ट के विरोध में जो है महात्मा गांधी ने रोलेट एक्ट सत्याग्रह, रोलेट एक्ट सत्याग्रह की स्थापना कब की थी? तो ये रोलेट एक्ट सत्याग्रह की स्थापना जो है 1919 में,
महात्मा गांधी ने की थी। ठीक है, ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। 1919 में जो है ये रोलेट एक्ट सत्याग्रह की जो है स्थापना की थी महात्मा गांधी ने। ठीक है, और इस जो रोलेट एक्ट की मंजूरी किसने दी थी? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने दी थी। लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ठीक है, रोलेट एक्ट की मंजूरी किसने दी थी? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड के द्वारा जो है ये मंजूरी दी गई थी। 1919 में ही जो है किसकी स्थापना हुई थी? 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जिसको 1922 में जो है वापस ले लिया गया था। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में बारदोली सत्याग्रह हुआ था। महिलाओं ने जो है किसको उपाधि दी थी और कौन सी उपाधि दी थी, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 1928 में गुजरात के बारदोली में जो है सत्याग्रह हुआ था, तो किसको जो है और क्या उपाधि दी थी महिलाओं के द्वारा, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो आपको दो संशोधन याद रखने हैं, एक तो 73वां और एक 74वां। 73वां संशोधन कब हुआ था? 1992 में हुआ था। 74वां कब हुआ था? 1993 में हुआ था। 73वां किससे रिलेटेड था? पंचायतों से रिलेटेड था, पंचायत से रिलेटेड था। और ये किससे था? तो ये नगर निगम और नगर पालिकाओं से रिलेटेड था, नगर पालिका से रिलेटेड था। ठीक है, अब आप इसके बारे में क्या याद रख सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। पंचायत राज से संबंधित जो विशेष जो मतलब जो इंपॉर्टेंट समितियां थी वो आप याद रखेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए बात कर लेते हैं। पंचायत राज से संबंधित जो समितियां थी, सबसे पहली थी बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता, ये समिति आप लिख लेना भाई, बलवंत राय मेहता समिति। तो ये कब बनी थी? 1957 में बनी थी ये। उसके बाद जो है अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति कब बनी थी? 1977 में बनी थी। उसके बाद जी वी के राव समिति, ये कब बनी थी? तो ये बनी थी भाई 1985 में बनी थी ये। उसके बाद 1985 में बनी थी। और एल एम सिंघवी समिति, ये कब बनी थी? 1986 में बनी थी। ठीक है, ये समितियां जो है जरूर इनके साल वर्ष याद रखिएगा। मिलान में भी जो है पूछ लिया जाता है, पीसीएस एग्जाम में तो है ये डेफिनेटली पूछता है। सही मिलान दे देगा, यहाँ पे समिति दे देगा और यहाँ पे जो है आपके ईयर दे देगा, कहेगा भाई सही मिलान करो। ठीक है, इसी वजह से जो है मैं आपको स्टैटिक वाइज भी ये जो है ईयर वगैरह बताने की कोशिश करता हूँ। ये चीज़ें आपके स्टेट पीसीएस तक में काम आने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। 19 में बोला गया अक्टूबर 2020 तक भारत को कितनी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के तौर पर चुना गया है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8, यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो है भारत को अस्थायी सदस्य के रूप में जो है 8 बार अभी तक जो है चुना जा चुका है। 24 अक्टूबर को जो है इसकी स्थापना हुई थी 1945 को। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया है भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए नहीं है? तो भारत सरकार की कौन सी व्यवस्था है इन चारों के अंदर जो भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए नहीं है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत सरकार ने घोषणा की उद्यमिता पाठ्यक्रम का प्रबंधन राज्य सरकारों के द्वारा किया जाएगा। तो ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन जो है भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा गया? भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना? तो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना था? तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो है विकल्प चुना था। तो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी? 1951 में हुई थी पहली पंचवर्षीय योजना। ठीक है, और आखिरी कब लागू हुई थी? आखिरी हुई थी 2012 से 2017 के बीच में। ठीक है, कुल कितनी पंचवर्षीय योजनाएं लागू हो चुकी हैं? तो कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं जो है लागू हो चुकी हैं। उसके बाद पंचवर्षीय योजना को लागू करने का काम किसका था? योजना आयोग का था।
योजना आयोग जो है पंचवर्षीय योजना बनाता था। वर्तमान में जो है योजना आयोग को खत्म कर दिया गया है। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 में। इसके स्थान पर क्या आ गया है? नीति आयोग जो है इसके स्थान पर आ गया है, नीति आयोग। इसकी स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 को जो है नीति आयोग की स्थापना की गई थी। इसके जो अध्यक्ष हैं वो होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। जो नीति आयोग के पहले अध्यक्ष थे वो जो है नरेंद्र मोदी थे, और जो प्रथम उपाध्यक्ष थे वो कौन थे? अरविंद पनगड़िया जो है इसके प्रथम उपाध्यक्ष थे। ठीक है, इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन के बारे में होनी चाहिए। और पंचवर्षीय योजना जो जैसी पहली योजना जो है सोवियत संघ ने 1928 में जोसेफ स्टालिन के द्वारा जो है लागू की गई थी। ये चीज भी आप याद रखना। 22 में कहा गया श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होते हैं? तो श्वसन तंत्र जो हम सांस लेते हैं उससे संबंधित, सांस से संबंधित जो रोग होते हैं वो किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होते हैं? तो किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होते हैं? तो वायु प्रदूषण के कारण जो है हमसे हमारे श्वसन तंत्र से संबंधित रोग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है? तो किसे शामिल किया गया है? क्वेश्चन नंबर 23 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो द्वितीय उपभोक्ता जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। खाद्य श्रृंखला के स्तर मैं आपको बता देता हूं। खाद्य श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला के स्तर कौन कौन से होते हैं? पहला होता है स्वपोषी या उत्पादक, प्रथम पोषी स्तर, सेकंड नंबर पर आ जाएगा शाकाहारी या प्राथमिक उपभोक्ता, शाकाहारी या प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, शाकाहारी या प्राथमिक उपभोक्ता। द्वितीय पोषक स्तर, द्वितीय पोषक स्तर। ठीक है, उसके बाद आप तीसरा क्या याद रखेंगे? लघु मांसाहारी, लघु मांसाहारी या द्वितीय उपभोक्ता। ठीक है, द्वितीय उपभोक्ता, ये हो जाएगा तृतीय पोषक स्तर, तृतीयक पोषक स्तर। ठीक है, उसके बाद आप क्या याद रखेंगे? शीर्ष मांसाहारी, शीर्ष मांसाहारी या तृतीय उपभोक्ता। तृतीय उपभोक्ता, तो ये हो जाएगा चतुर्थ पोषक स्तर। ठीक है, इतनी जानकारी आपको इस खाद्य श्रृंखला के बारे में होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया है उस तत्व का नाम बताइए जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है। साइंस का है भाई, देख लेना कैसे 287 ये क्या होता है। मैं आंसर बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लोरीन जो तत्व होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 287। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला गया है कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क का हिस्सा नहीं है? तो हैदराबाद इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। हैदराबाद इसका जो है हिस्सा नहीं है। मुंबई हो जाएगा, कोलकाता हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा और चेन्नई हो जाएगा। ठीक है, ये चार हो जाएंगे, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26 में बोला गया है वे प्रसिद्ध भारतीय महिला वकील कौन है जिन्होंने भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के विरुद्ध कानूनी लड़ाई का जो है नेतृत्व किया था? सबसे पहले आप भारतीय, ये याद रखना, भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी। ठीक है, भारतीय दंड संहिता को कब जो है अधिनियमित किया गया था? तो 6 अक्टूबर 1860 को जो है अधिनियमित किया गया था,
अधिनियमित किया गया था। इसके बाद लागू कब किया गया इसको? 1 जनवरी 1862 को। 1 जनवरी 1862 को लागू किया गया। ठीक है, 1862 को इसको लागू किया गया। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में गठित पहले विधि आयोग ने इसको तैयार किया था। यह भी आप याद रखना, किसने इसको तैयार किया था? लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में पहले विधि आयोग ने इसको जो है तैयार किया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका आंसर तो देख लीजिएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 26 का। मेनका गुरुस्वामी और अरुंधति काटजू ने जो है पहले महिला वकील थे जिन्होंने भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के विरुद्ध में कानूनी लड़ाई का नेतृत्व किया था। 27 में कहा गया दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? तो दुनिया का सबसे जो व्यस्त समुद्री मार्ग है ये हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक जो समुद्री मार्ग है, ये दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग हो जाएगा। और ये किन किन को जोड़ता है? तो उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग जो है, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग किस किस को जोड़ता है ये? तो ये जोड़ता है यूरोप के पश्चिमी तट, यूरोप के पश्चिमी तट को ये किससे जोड़ता है? तो ये जोड़ता है उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट के बंदरगाहों, अमेरिका के पूर्वी तट के बंदरगाहों जोड़ता है। ठीक है, ये चीज भी आप याद रखें कि दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? तो उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग जो है दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है। और ये किस किस को जोड़ता है? तो उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग जो है यूरोप के पश्चिमी तट के बंदरगाहों को अमेरिका के पूर्वी तट के बंदरगाहों से जो है जोड़ता है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया पेरिफेरल, ये IO का मतलब इनपुट आउटपुट होता है भाई, ये याद रखना, इनपुट आउटपुट। ठीक है, इनपुट आउटपुट पोर्ट होते हैं। तो ये पेरिफेरल में जो है कितने इनपुट आउटपुट पोर्ट होते हैं? तो 256 होते हैं। 256 ही जो है इनपुट पोर्ट होते हैं और 256 ही जो है आउटपुट पोर्ट होते हैं। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 29 में बोला गया है, 29 में अगस्त 2019 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार घरेलू और विदेशी पर्वतारोहियों के हिमालय की कितनी चोटियां जो है ट्रैकिंग हेतु खुली है? चाहे तो इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं क्योंकि ये कुछ हर बार जो है हर साल कुछ जो ट्रैकिंग जो चोटियां होती हैं उनको कई बार बंद कर दिया जाता है, कई बार खोल दिया जाता है। ये क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं एक बार के लिए। ठीक है, वैसे मैं आंसर बता देता हूँ, आंसर इसको आपको नीचे भी मिल जाएगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 2019 में जो है 137 जो है ट्रैकिंग के लिए चोटियां जो है खुली हुई थी। उसके बाद बात की गई है क्वेश्चन नंबर 30 की। 30 में कहा गया है पर्यावरण और वन के संदर्भ में WCCB का पूर्ण रूप क्या है? तो WCCB का जो पूर्ण रूप है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वर्ल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। वर्ल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी? तो 2007 में इसकी स्थापना हुई थी। 2007 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में इसकी स्थापना हो जाएगी। हिंदी में वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो आप याद रखेंगे। ठीक है, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो इंग्लिश में हो जाएगा और हिंदी में क्या याद रखेंगे? वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में बोला गया क्वेश्चन नंबर 31 में
31 में बोला गया है, भारत सरकार ने किस भारतीय मसाले के लिए अमेरिकी पेटेंट को चुनौती दी और उन्हें इसे रद्द करने के लिए मजबूर किया? तो ये भाई हल्दी के लिए जो है, भारतीय मसाले हल्दी के लिए जो है अमेरिकी पेटेंट को चुनौती दी गई थी। आप इसका सन जरूर याद रखिएगा, कब चुनौती दी गई थी? 1997 में चुनौती दी गई थी। ठीक है, ये साल जरूर याद रखना कि भारत सरकार ने 1997 में हल्दी के लिए जो है अमेरिकी पेटेंट को चुनौती दी थी। 1997 जरूर आप याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 32 में कहा गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा? सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी हो जाएगी लखनऊ। ठीक है, आंध्र प्रदेश की हो जाएगी अमरावती। बाकी भी आप लिखिएगा, आपको पता ही होगा। मैं थोड़ा सी वैसी जानकारी बता देता हूं। पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में हुई थी। पहली जनगणना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1872 में, जो कि नियमित नहीं थी। किसके काल में हुई थी? लॉर्ड मायो के काल में हुई थी। ठीक है, विधिवत जनगणना किसके टाइम पे हुई थी? विधिवत जनगणना, विधिवत जनगणना तो ये हुई थी 1881 में। किसके समय में हुई थी? रिपन के समय में ये जनगणना हुई थी। ठीक है, ये आपको देखना है। 2011 की हमारी जो है लास्ट जनगणना हुई थी। अभी तक जो है 15 जनगणनाएं हो चुकी हैं टोटल, और आज़ादी के बाद जो है 7 जनगणनाएं हो चुकी हैं। इन चीज़ों को भी आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 33 में बोला गया है, 2017 में विवादित डैश के संबंध में बीजिंग के खिलाफ विरोध के बाद पहले बेल्ट एंड रोड फार्म का जो है बहिष्कार किया गया था। तो 33 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा। भारत ने 2017 में जो है विवादित चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा के संबंध में बीजिंग के खिलाफ विरोध के बाद जो है पहले बेल्ट एंड रोड फार्म का जो है बहिष्कार किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 34 में बोला गया है, कौन सा कार्बन का एक अपरूप है? तो खड़िया, जिप्सम, संगमरमर, हीरा। हीरा राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का। तो निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप हो जाएगा? तो हीरा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और भारत में जो हीरा एकमात्र कहां पर मिलता है? मध्य प्रदेश में मिलता है। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में। ठीक है, पन्ना जिले में ये मिलता है हीरा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 35 में बोला गया, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का एक घटक नहीं है? एलयू, सीपीयू, मेमोरी, कागज। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो कागज जो है कंप्यूटर का एक घटक नहीं है। बाकी एएलयू जो है, सीपीयू जो है, मेमोरी, ये तीनों ही कंप्यूटर के घटक है। एएलयू यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एएलयू की फुल फॉर्म भी याद रखना, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, सीपीयू की आप सभी जानते हैं, सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 36 में बोला, केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किस पंडाल विकास और प्रबंधन कार्यक्रम को लागू किया जा रहा है? तो ये हरियाली हो जाएगी। हरियाली किस लिए थी? तो ये जो सिंचाई के लिए, भारत में आप सभी जानते हैं सिंचाई जो है नॉर्मल जो है वर्षा के ऊपर आधारित रहती है। जिस वर्ष जो है वर्षा नहीं होती, उस बार जो है खेती भी अच्छे ढंग से नहीं होती, अनाज जो है अच्छा पैदावार नहीं होती है। तो इसी हरियाली योजना को लागू किया गया था। सिंचाई के लिए जो है वर्षा के जो जल है उसको एकत्रित करने के लिए हरियाली जो है कार्यक्रम को लागू किया गया था केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उसके बाद ये जो नीरू मीरू कार्यक्रम है, ये किससे रिलेटेड है? कार्यक्रम, तो ये किस राज्य से रिलेटेड है? तो ये जो नीरू मीरू कार्यक्रम है ये हो जाएगा हमारे आंध्र प्रदेश से रिलेटेड। आंध्र प्रदेश का कार्यक्रम है ये। और ये जो नीचे का बच गया अरवरी पानी संसद, ये कार्यक्रम किसका है? तो ये कार्यक्रम हो जाएगा हमारा राजस्थान का। राजस्थान की राजधानी क्या हो जाएगी? जयपुर हो जाएगी भाई, राजस्थान। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में बोला गया क्वेश्चन नंबर 37 में, द्वितीय विश्व युद्ध से प्रभावित देशों में बच्चों और माता को आपातकालीन भोजन और स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सी एजेंसी बनाई गई थी? तो कौन सी एजेंसी बनाई गई थी भाई? क्वेश्चन नंबर 37 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूनिसेफ की जो है एजेंसी बनाई गई थी। इन चारों के जो है स्थापना वर्ष आप जरूर याद रखना भाई, पूछ लिया जाता है। तो यूनिसेफ की जो स्थापना कब हुई थी? दिसंबर 1946 में हुई थी। दिसंबर
1946 में जो है यूनिसेफ की स्थापना हुई थी। और जो है यूनिसेफ का इसका मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय हो जाएगा। ठीक है, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें यूनेस्को की स्थापना कब हुई, तो नवंबर 1945 में। नवंबर 1945 में जो है इसकी स्थापना हुई। और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा, पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय हो जाएगा। ठीक है, पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय हो जाएगा। उसके बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की स्थापना कब हुई, 7 अप्रैल 1948। मुख्यालय हो जाएगा स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। ठीक है, 7 अप्रैल 1948। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1944 में हुई। 1944 में दो हुई थी, किसकी स्थापना हुई थी, एक तो वर्ल्ड बैंक की हुई थी, प्लस हुई थी IMF की। ठीक है, ये दोनों याद रखना, IMF की स्थापना 1944 में हुई थी। और इनके मुख्यालय कहां पर है, तो मुख्यालय हो जाएंगे अमेरिका के वाशिंगटन में, वाशिंगटन DC। ठीक है, ये भी आप याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो ये किसने किया था भाई, शौकत अली। और किसने किया था, मोहम्मद अली ने किया था। ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का। बी नहीं है, ए हो जाएगा भाई, माफ कीजिएगा। ठीक है, शौकत अली और मोहम्मद अली ने किया था। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, 1919 में हुई थी। ऊपर बता चुका हूँ इन आंदोलनों के बारे में। ठीक है, 1919 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 39 में बोला गया है GDP रैंकिंग के अनुसार अर्थव्यवस्था के आकार के संदर्भ में भारत की रैंक क्या है। ये चाहे तो छोड़ सकते हैं, 2019 की बात है, 2000 अभी वाला याद रखना आप। लास्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 40 में कहा गया है 1922 में गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित करने का मुख्य कारण क्या था। उत्तर प्रदेश में चोरा चोरी पुलिस स्टेशन में उग्र भीड़ द्वारा आग लगा दी गई थी। यही ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, 1920 में इसकी शुरुआत हुई थी। 1922 में जो है इसको वापस ले लिया गया था, 22 में। ठीक है, ये चीज़ें आप याद रखेंगे। तो ये आज के 40 क्वेश्चन थे जो हमने यहाँ पे देख लिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो बस आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और वीडियो को शेयर करना है जिस भी ग्रुप से आप जुड़े हो, ताकि सभी को आपको इस वीडियो का लाभ मिल सके। कोई भी अगर आपका सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। इसकी PDF जो है वो बिल्कुल आपको फ्री में जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा, ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।